हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार भ्रमण में आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। हर साल इससे एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। कुछ ही यात्री इंपॉर्टेंट जैसे मेगास्थनीज है, ह्वेनसांग है, फाहियान है, इत्सिंग है, इन सब से जुड़े जो विवरण हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। पूछता क्या है कि इनसे संबंधित राजा कौन है, कब आए, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए या तो उनकी तारीख पूछ लेगा, और फिर पूछता है कि ये किस पर्पस से आए थे और कहाँ कहाँ इन्होंने भ्रमण किया और किस देश से आए थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले मैंने बीपीएससी के लिए बिहार समग्र केबीसी नैनो की ये बुक है, इससे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और बिहार के ज्योग्राफी का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर किसी को बिहार के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, आजकल तो और बढ़ ही गए हैं। 30 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना हो, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन, तो घटना चक्र साइंस के क्वेश्चन अपलोडेड हैं, आप उसको जाकर देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला है मेगास्थनीज। यह बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यूनानी यात्री था। कहाँ का? यूनानी, और प्रथम विदेशी। यूनानी राजा सेलुकस, जितने नाम आ रहे हैं शहर के या राजा के, सब इम्पोर्टेंट हैं। सेलुकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्षों तक रहा, जो दोनों के बीच मैत्री एवं संधि कराने में अहम भूमिका निभाया। मेगास्थनीज किसके समय में आया, कहाँ से आया? प्रथम विदेशी यात्री सेलुकस के राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा की है। उसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता और उस समय दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये किसने बताया है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता? तो मेगास्थनीज ने बताया है। अपनी पुस्तक इंडिका में उसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा या पालीब्रोथा कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा और भव्य नगर था, जो 80 स्टेडिया, ये वहाँ का मापक था, 9.5 मील लंबा और 15 स्टेडिया 1.65 मील चौड़ा था। यह सूसा और एक बताना के नगरों से भी सुंदर था। ये यूनान के शहर थे। पाटलिपुत्र नगर गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई, जिसकी चौड़ाई 600 मीटर और गहराई 45 फीट थी, और एक सुरक्षात्मक दीवार जिसमें 64 दरवाजे थे और 570 मीनार थे, लगाए गए थे। किसकी सुरक्षा के लिए? पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए। नगर प्रशासन 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। बोर्ड के सदस्यों को क्या कहा जाता था? अस्ट्रोनोमी कहा जाता था। ये सब कौन बता रहा है? मेगास्थनीज बता रहे हैं। पाटलिपुत्र जब राजधानी उदयन लेके आया था, उदयन ने स्थापना किया पाटलिपुत्र का, तो इसीलिए किया था कि ये एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग यानी कि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी। इसीलिए इसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उन्होंने। तो इसी की चर्चा कर रहा है ये मेगास्थनीज कि ये जल दुर्ग था। 30 सदस्यीय बोर्ड, 6 समितियां होती थी। मेगास्थनीज को जब डिटेल में पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री में, जो मैंने पढ़ाया है, 6 समितियां होती थी और 6 समिति के 5-5 सदस्य होते थे। तो 30 सदस्य का एक बोर्ड होता था जो पूरे शहर को चलाता था। शहर का प्रबंधन इन्हीं के हाथों में था। नेक्स्ट यात्री है डाइमेकस, जो सीरिया से आया था। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। किसका? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। डाइमेकस द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, यद्यपि परवर्ती क्लासिक लेखक स्ट्रैबो ने इस बात का उल्लेख किया है कि डाइमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। डाइमेकस के, ये स्ट्रैबो एक लेखक है जो बोलता है कि डाइमेकस ने लिखा था कि लेकिन हमें वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। ओके, तो
स्ट्रैबो क्या बोलता है कि डायमिकस नामक एक यात्री जिसने भारत का वृत्तांत भी लिखा था, लेकिन हमें उसका वृत्तांत उपलब्ध नहीं है। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका तो उपलब्ध है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं और क्या है कि डायमिकस ने पाटलिपुत्र भारत का वृत्तांत लिखा। तत्समय पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे। किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। किसने भेजा? एंटियोकस ने भेजा, यूनान से आया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है फाहियान, इसको सीक्वेंस में भी लगा लेना। फाहियान एक चीनी यात्री था। कहाँ से आया? चीन से आया। यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश है, मौर्य नहीं, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य है, ये गुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथ की खोज के सिलसिले में भारत आया था और 411 तक यहाँ पर रहा। फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। भारत में अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह राजगीर, नालंदा, गया के बाद वैशाली और पाटलिपुत्र भी आया। वह भारत में लगभग 12 वर्षों तक रहा। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी जिसमें देवी प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था, ऐसा उसने विवरण दिया है। हर साल के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बुद्ध और बोधिसत्व की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी। फाहियान नालंदा और राजगीर गया, जहाँ उसने गृद्धकूट पर्वत, बुद्ध का प्रिय वास दर्शन किया। ठीक है, ये फाहियान का हो गया। कब आया? 399 में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, और चीन से आया था ये फाहियान। अगला है ह्वेनसांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे गए इससे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। इसको कैसे याद रखेंगे? ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। पहले फाहियान आएगा, फिर ह आएगा, ह्वेनसांग आएगा। 15 वर्षों तक भारत में रहा। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयू की, ये इसकी बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है एक यात्री को। ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये ह्वेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन का काम किया। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां विदेश से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय यहां 8500 छात्र और 1500 से अधिक आचार्य थे। यह धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे। ह्वेनसांग के अनुसार उस समय पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था और कन्नौज अपने उत्कर्ष पर था। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री था, जो 673 में भारत आया और 692 ईस्वी तक यहाँ पर रहा। 692 तक रहा था। किसके समय में? 7वीं शताब्दी में आया है। कोई मुख्य राजा का नाम नहीं दिया है यहाँ। इत्सिंग ने नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण की। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। नालंदा विहार की स्थापना किस राजा ने करवाया था? मुझे जरा कमेंट करके बता देना। धर्मस्वामिन, तिब्बत। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिन एक तिब्बती यात्री था। यह 13वीं शताब्दी में पाल शासकों के अवसान के समय भारत आया था। पाल शासक वहाँ पर गोपाल ने स्थापना की थी और ये आगे तक लक्ष्मण तक आगे तक चलता गया था, धर्मपाल तक, उससे आगे भी चला था। धर्मपाल के समय में आक्रमण भी हुआ था। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। वह नालंदा महाविहार में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। धर्मस्वामिनी के द्वारा किए गए यात्रा वर्णन से यह जानकारी मिलती है कि 1197-98 ईस्वी के बीच नालंदा महाविहार का विनाश तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ये धर्मस्वामिनी जी जो हैं, ये तिब्बत से आए थे बिहार। इनके विवरण से हमें पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। ठीक है, पाल शासक जब खत्म हो रहे थे उस समय आया था ये। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का त्रिपक्षीय संघर्ष भी पढ़ा होगा। कन्नौज के लिए तीनों शासक लड़ते थे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। अगला है मुल्ला तकिया। अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकी, किसके शासनकाल? अकबर के शासन। मुल्ला तकी नामक यात्री ने जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की। जौनपुर भी एक राजवंश था वहाँ पर।
और उस क्षेत्र का वर्णन अपने वृत्तांत में किया। इसके विवरण में खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है, यानी कि मिथिलांचल का जो भाग है, उत्तरी बिहार का, दरभंगा वगैरह सब का भाग, उसके बारे में जानकारी मिलती है मुल्ला तकिया से। इनके यात्रा वृत्तांत से अकबर के समय में भारत आए थे। बिहार, अब्दुल लतीफ़, ये ईरान से आए थे। मध्यकाल अकबर के शासनकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ़ भी था। उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की थी। मोहम्मद सादिक, ईरान, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। मोहम्मद सादिक ईरान से आया था, ये भी आए ईरान से। अब्दुल लतीफ़ ऐसे दे देगा कि ईरान से आने वाले निम्न यात्रियों में से कौन कौन से हैं, और उसमें इन दोनों का नाम लिख देगा और अंत में ई ऑप्शन। तो बीपीएससी इसलिए थोड़ा सा ई ऑप्शन के कारण टफ हो जाता है। वैसे क्वेश्चन उसके उतने टफ नहीं होते, लेकिन ई ऑप्शन उसको टफ बनाता है। मोहम्मद सादिक जहांगीर के शासनकाल में आया था। कहाँ, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में आया यह भारत। 1619 से 1620, 1619 से 1620। जहांगीर शासक कब बना था? 1605 या 6 के आसपास बना है। जब उसने 1620 ईस्वी में जब उसके पिता पटना में दीवान खालिसा के पद पर नियुक्त हुए, तो वह भी उनके साथ पटना आया एवं 4 वर्ष तक रहा था। इसके पिता पटना में दीवान खालिसा के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके वृत्तांत का नाम सुबह ए सादिक है। क्या है? सुबह ए सादिक, ये नाम याद रख लेना। मुल्ला बहबानी, यह एक ईरानी धर्माचार्य थे जिसने बिहार की कई बार यात्रा की और बाद में पटना में ही बस गए। मुल्ला बहबानी ईरान से ही आए थे। रॉल्फ फिच, यह एक अंग्रेजी यात्री था। इसने 1585-87 अकबर के समय का मध्य मुगल काल अकबर का शासनकाल में भारत का भ्रमण किया और इसी समय बिहार आया। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं तथा यहाँ के निवासियों में अंधकारपूर्ण आचरण विद्यमान है, ऐसा इन्होंने बोला था रॉल्फ फिच ने। पीटर मुंडी, सबका नाम सुना हुआ होगा। पीटर मुंडी एक अंग्रेजी यात्री और व्यापारी था जो 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में पटना आया था। किसके समय में? 1632 शाहजहां। मैनरिक हॉलैंड का यात्री था। हॉलैंड का अभी तक एकमात्र आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ये। और वह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1612 में शाहजहां के काल में भारत आया था। इसने विशेष प्रकार की कश्तियों मयूरपंखी का वर्णन किया है। इस बार का जो बीपीएससी होगा 67th, ये थोड़ा सा अलग ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं और पद हैं 800 करीब में। एप्लीकेशन उसके तुलना में बहुत ज़्यादा आए हैं, तो कट ऑफ ऊपर जाएगा या तो पेपर बहुत टफ आएगा, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगा। मैनरिक पढ़ लिया हमने। जॉन ट्रेवर्नियर का भी पढ़ा होगा। यह फ्रांसीसी यात्री था जो लगभग 1665-66 ईस्वी औरंगजेब के काल में पटना आया था। इसने पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की चर्चा की है। बिहार सोरा और किस चीज़ के लिए? अफीम का सर्वाधिक निर्यात बिहार से ही होता था उस समय। डच और पुर्तगाली लोग खूब सारा अफीम और सोरा बिहार से ले जाते थे। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो जॉन ट्रेवर्नियर कहाँ का था? हॉलैंड का था, फ्रांसीसी यात्री था। पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के ये फ्रांस से आया था, लेकिन हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की चर्चा की है इसने। ठीक है, मैनरिक था हॉलैंड का यात्री। अगला है मनुची, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसने मुगल काल में तोपची का भी काम किया है। मनुची ने, नहीं पता होगा लोगों को, तोपची दारा सिकोह के समय में। मनुची यह एक इटालियन यात्री था जो 17वीं शताब्दी के मध्य शाहजहां के काल में पटना आया। इसके अनुसार उस समय पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। कितनी थी? 2 लाख थी। शाहजहां के समय में आया था। शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा दारा सिकोह ही था और इसने तोपची का भी काम किया है सेना में, मुगल सेना में। बिशप व्हीलर यह एक अंग्रेजी पादरी था जो 1824 में गंगा नदी मार्ग से पूर्वी भारत की यात्रा करते बिहार के अनेक नगरों से गुजरा था। बिशप व्हीलर। जॉन मार्शल ब्रितानी यात्री था। जॉन मार्शल, इन सब नाम प्रमुख है, इनको याद रखना। जॉन मार्शल ब्रितानी अंग्रेजी यात्री औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। यह एक चिकित्सक था। इसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन इत्यादि की चर्चा की। ओके, आगे चलते हैं।
यात्री हमने ख़त्म कर लिया। अब ये सबसे लास्ट सेक्शन था मॉडर्न हिस्ट्री का, बिहार का नामांकन और राज्य गठन का सफरनामा। थोड़ा सा है, ये पढ़ लेते हैं इसको। इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः 12वीं-13वीं सदी में तुर्क मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम विहार प्रदेश रख दिया, जो आगे चलकर बिहार कहलाया। बिहार सर्वप्रथम मिन्हास उस द्वारा 13वीं सदी में सन 1203 के लगभग में तबकाते नासरी जो लिखा गया, मिनादुल सिराज जो है उसके द्वारा लिखा गया, तबकाते नासरी में प्रयुक्त हुआ है। तबकाते नासरी बुक है मिन्हास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है कितनी बार कि तबकाते नासरी किसकी किताब है। विद्यापति रचित कीर्तिलता, विद्यापति जिनको मैथिली कोकिल की संज्ञा दी जाती है, और मिथिलांचल के इलाका में मैथिली में और बंगला में इनके बहुत सारे वो हैं रचनाएं हैं, और बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। बिहार विद्यापति किस किताब में? कीर्तिलता में। 1390 ईस्वी उन्होंने लिखा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब का अधीन आ गया, और 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना दिया। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 में पटना और गया जिले को अलग अलग संगठित किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स, बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बहुत बार पूछा है ये चीज़। महेश नारायण के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 1906 ईस्वी में राजेंद्र बाबू, जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया था। और एक चीज़ बताता हूँ, देश का पहला राज्य बिहार था जहाँ पर छात्र संगठन गठित हुआ। छात्र संगठन जो गठित हुआ पूरे देश में, पहला राज्य बिहार ही था छात्र संगठन के लिए। छात्र संगठन के लिए पहला राज्य बिहार था, ये याद रख लेना। तो इन्होंने क्या किया? बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक अस्थायी समिति बनाई गई। बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट बिहार समग्र KBC नैनो की जो बुक आती है, तो देख लेना जाके। 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तदुपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए। कौन? हसन इमाम। 1909 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ। इसमें बिहार को अलग करने की जोरदार मांग की गई। 1911 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद ने सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने, केंद्रीय विधान परिषद में इन दोनों लोगों ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने और मोहम्मद अली जी ने, बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। लेकिन अभी बिहार के साथ कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बिहार है और उड़ीसा राज्य जुड़ा हुआ है इसमें। 1935 में ये दोनों अलग होंगे। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3,50,00,000 जनसंख्या के साथ 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अलग कर उड़ीसा सहित एक नए प्रांत का गठन हुआ। पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। तो अगर पूछेगा बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ है, तो बिहार से 1935 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण ने किया था। बिहार को स्वतंत्र प्रांत गठित करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल के प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने किया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 16 में कौन सा?
पटना हाई कोर्ट। 17 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पटना में नए भवन वर्तमान विधानसभा का निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार और एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई? जब बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, तो 7 फरवरी 1921 ईस्वी को, जिसकी अध्यक्षता सर मूडी ने किया था। इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया? सर मूडी ने। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित हुआ, 1935 का एक्ट जिसको कहते हैं, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल को, मूर्ख दिवस के दिन। चलो, उड़ीसा प्रांत का गठन हो गया। पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक सदनीय विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। पहले एक ही सदन था, लेकिन अब द्विसदन हो गया। 1956 ईस्वी में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए। पुरुलिया और पूर्णिया जिला का क्षेत्र कुछ कहाँ दिया गया? पश्चिमी बंगाल को दे दिया गया 1956 में। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिले को अलग करके झारखंड नामक एक नवीन राज्य का गठन हुआ। क्या होता था ना पहले? अभी का जो संपूर्ण बिहार है उसको उत्तरी बिहार कहा जाता था, और झारखंड के इलाका का जो बिहार है उसको दक्षिणी बिहार कहा जाता था। तो जब 2000 ईस्वी में विभाजन हो गया, तो फिर गंगा नदी के ऊपर उत्तरी बिहार, गंगा नदी के नीचे दक्षिणी बिहार हो गया। ओके, तो झारखंड नामक राज्य का गठन हो गया। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल, 55 जिले, 54 लोकसभा और 324 विधानसभा की सीटें थी। 324। जो विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल रह गए, 37 जिले रह गए, 40 लोकसभा की सीट और 243 विधानसभा के सीट रह गए हैं बिहार में। ये याद रख लेना, ये आंकड़ा बहुत ही अच्छा है। ये 13 प्रमंडल थे पहले, तो 9 रह गए। 55 जिले थे, तो कितने रह गए? 37 जिले रह गए। 54 लोकसभा की सीट थी, तो अब 14 लोकसभा की सीट रह गई, 14 उधर चली गई। 40 लोकसभा की सीट बच गई। 243 विधानसभा की सीटें रह गई। पहले कितनी थी? 324। 2001 में जहानाबाद जिला से काटकर नया अरवल जिला का निर्माण किया गया। इसके बाद बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित। ये 143 से 156 करीब में क्वेश्चन है ये, जो मैंने अपलोड कर दिया है। किसी को इसका अगर PDF चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले लेना। PDF अपलोड हो चुका है टेलीग्राम पर, ठीक है। साइंस और ज्योग्राफी के घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के अपलोडेड हैं क्वेश्चन के सीरीज, उनको जाकर देखना। उसके अलावा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री के कुछ लेक्चर भी पढ़ाए हैं, भू राजस्व व्यवस्था वगैरह। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर थोड़ा सा कवर कर देना। बाकी तो थैंक यू सो मच।